400 पार 370 पार, वो चुनाव में अपने आप इनके चेहरे का सिकन बता रहा है कि अब ये जाने वाले हैं। ये जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये खतरे में है। इसका मतलब इस देश का नागरिक खतरे में है और उसका असर सबसे ज़्यादा वंचित समाज को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के ज़माने में भी बहुत दुर्गति हुई दलितों की। अब ये सत्ता से बाहर होने का जो इनको सबक मिला है, इसलिए इनको दलितों की याद आ रही, पिछड़ों की याद आ रही, मुसलमानों की याद आ रही है। लेकिन इनके 60 साल के शासन में भी ना दलितों का भला हुआ, ना आदिवासियों का भला हुआ, ना मुसलमानों का कोई कल्याण हुआ और पिछड़े तो और पिछड़ते चले गए। पिछड़ों के पिछड़ेपन का मूल कारण यदि हम लोग ढूंढेंगे तो वो कांग्रेस की जड़ों में, कांग्रेस की सरकार की जड़ों में जो वैचारिक लड़ाई है उसको बीएसपी लेकर के चलती है। इस देश में सामाजिक विषमता और जो आर्थिक विषमता की खाई है उसको ख़त्म करना चाहती है। मेरे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अहिरवार साहब हैं जो बीएचयू में आर्ट फैकल्टी के प्रोफेसर हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर देश की मजबूती के लिए, देश की अखंडता के लिए काम करते रहे। सर, स्वागत है नेशनल दस्तक पर। और कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या है समाज की दिशा और दशा? मुझे लग रहा है कि इस देश के लोग बहुत जागरूक और समझदार हैं और उनके सिर पर जो हिंदुत्व और सांप्रदायिकता का जो भूत चढ़ा हुआ था वो उतर गया है। और ये जो बात हुई है इसका असर चुनाव में साफ दिखाई देगा। जितना अहंकार के साथ ये लोग चुनाव के पहले बातें करते थे कि हम 400 पार 370 पार, जिस तरह का इन्होंने एक जो मनगढ़ंत जो कहानी गढ़नी शुरू की थी, वो चुनाव में अपने आप इनके चेहरे का सिकन बता रहा है कि अब ये जाने वाले हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो अभी पता लग जाएगा 4 तारीख को। मुझे लग रहा है कि देश की जनता काफ़ी समझदार है और ये बदलाव चाहती है। 10 साल में क्या देखते हैं? कांग्रेस के 60 साल में देश वही स्थिति थी, बीजेपी के हाल में स्थिति, जो शोषित वंचित समाज है उसकी स्थिति बहुत बेहतर हो नहीं पा रही। क्या करने की ज़रूरत है प्रोफेसर साहब? मुझे लग रहा है कि मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि पार्टी चाहे कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस के ज़माने में भी बहुत दुर्गति हुई दलितों की, इसमें बहुत अंतर नहीं था। और जैसा कांसीराम साहब कहते थे, कांग्रेस नागनाथ और सांपनाथ वाली जो कहानी है वो उसमें बहुत अंतर नहीं है। बस कांग्रेस के ज़माने वो चीज़ें एकदम दिखाई नहीं देती थी। स्लो पॉइजन की तरह कांग्रेस काम करती थी दलितों के खिलाफ और बीजेपी खुलेआम करती है। बीजेपी सड़कों पे कर रही है। बीजेपी खुलेआम, चाहे संविधान और संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो देश की विधानसभाएं हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, हर जगह वो खुल के कर रही है और आपके खिलाफ कर रही है। तो इस बात को लोगों ने ठीक से समझा है कि अब देश खतरे में, संविधान खतरे में, देश का लोकतंत्र खतरे में है और ये जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये खतरे में है। इसका मतलब इस देश का नागरिक खतरे में है और उसका असर सबसे ज़्यादा वंचित समाज को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह है कि बीजेपी आने के बाद वंचित समाज एकजुट भी हुआ है। एकजुट इसलिए हुआ है क्योंकि जो कोड़े मारते हैं बीजेपी वाले ना, वो सबकी पीठ में चकत्ते फेरता है, सबको पीड़ा होती है। बैकवर्ड समाज भी बहुत एकजुट हुआ, मुस्लिम समाज एकजुट हो रहा है, आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है। ये सबक है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए और इस देश के मुसलमानों के लिए। ये सबके लिए एक सबक है कि बीजेपी का मतलब क्या है, बीजेपी के होने का मतलब क्या है। उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। बारी कभी किसी ओबीसी का इतना जल्दी मोह भंग होगा, इसका एक प्रोफेसर के तौर पे आपको अनुमान था? देखिए, ये बात तो हम पहले से कहते रहे हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब बीजेपी का जो जुनून है लोगों के अंदर, जो हिंदुत्व का जो जागरण भाव होता है, तो वो उस टाइम में लोगों को लगता है हाँ, जिस तरह के उन्होंने खतरा दिखाया, कभी पाकिस्तान का, कभी मुसलमानों का, कभी हिंदू खतरे में, तो जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, देखिए इसका असर दलितों में नहीं हुआ। वो जो खतरे दिखा रहे थे मुसलमानों से बचाना है, देश को बचाना है, पिछड़ों में हुआ, आदिवासियों पिछड़ों में और आदिवासियों में इस बात की जागृति आई है और उसका क्रेडिट तो मैं कहूँगा कि बीजेपी को देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने किया उनके खिलाफ काम, आदिवासी भाइयों के प्रति और पिछड़े वर्ग का जितना अहित किया बीजेपी ने,
उससे उनके अंदर जागृत होना स्वाभाविक है। अब वो बिल्कुल महसूस करने लगे हैं कि वो दलित और वंचित समुदाय से अलग नहीं हैं, वो भी उसी का हिस्सा है, बहुजन समाज का हिस्सा है। और चाहे वो पीड़ा का जो स्तर है भले वो दलितों की तुलना में थोड़ा कम महसूस करते हो, बीजेपी ने अच्छी तरह उनको एहसास दिला दिया। कैसे देख रहे हैं, क्या कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां अब बदलती हुई दिख रही है, ये सिर्फ ऊपरी चोला है? मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एक मूल जो नेचर है, मूल प्रकृति, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस सत्ता से बाहर है इसलिए बौखला रही, और बीजेपी का डर दिखा करके, बीजेपी मुसलमानों का डर दिखा करके, हिंदुत्व को पर खतरा दिखा करके वो गुमराह कर रही थी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को। अब ये सत्ता से बाहर होने का जो इनको सबक मिला है, इसलिए इनको दलितों की याद आ रही, पिछड़ों की याद आ रही, मुसलमानों की याद आ रही है। लेकिन इनके 60 साल के शासन में भी ना दलितों का भला हुआ, ना आदिवासियों का भला हुआ, ना मुसलमानों का कोई कल्याण हुआ, और पिछड़े तो और पिछड़ते चले गए। पिछड़ों के पिछड़ेपन का मूल कारण यदि हम लोग ढूंढेंगे तो वो कांग्रेस की जड़ों में, कांग्रेस की सरकार की जड़ों में। अखिलेश यादव में बदलाव दिख रहा है या तेजस्वी यादव? बदलाव अखिलेश और तेजस्वी, थोड़ा हम उनको कह सकते हैं कि तेजस्वी में जो बदलाव है वो काफ़ी है, जैसा लालू जी में था। लेकिन अखिलेश यादव में कोई बदलाव नहीं है और ना उनकी पार्टी में बदलाव हुआ। मैं इस बात को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो जिस सामंती ट्रेडिशन में जो पार्टी का जो एक तरह का जो चाल, स्वभाव और चेहरा बना हुआ है सपा का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते तेजस्वी को। लेकिन समाज में बदलाव हुआ है। समाज नहीं, समाज में देखिए खास करके बुद्धिजीवी तबका जो खुद सपा की वजह से पीड़ित रहा है, लगभग 2 लाख एम्प्लॉइज जो हैं वो भुक्तभोगी हैं सपा के कारनामों का, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था उसकी वजह से। तो जो तमाम तरह के संगठन बनाए गए हैं, जो खास करके बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए जो सत्ताधारी दलों ने बनाए हैं, सपा ने भी उसको प्रोटेक्ट किया या उसने भी बनाए हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसे जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं वो ज़रूर इस बात को प्रचारित करते हैं कि सपा बदल गई है, अखिलेश यादव बदल गए हैं, लेकिन मुझे कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। 24 कैरेट गोल्ड एक बहुजन पार्टी बीएसपी है, संविधान इनका हार्डकोर एजेंडा है। क्या लग रहा है कि लगातार हार ने कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत नुकसान किया, या अब पार्टी के सर्वाइवल के लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मेरा कोई सलाह नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के अलावा एक आंदोलन है, और आंदोलन उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आंदोलन में हम उसको इसी तरह से लेते हैं। कोई भी नहीं चाहता, इस देश का कोई भी जो पार्टी है वो नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि जब वो सत्ता में आती है तो क्या करती है वो करके दिखाती है, और संविधान उसका अपना एजेंडा है, संविधान को इम्प्लीमेंट करना उनका, हमारा बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं है। अब तो सब संविधान की बात कर रहे हैं ना, कम से कम संविधान की बात करना देखिए और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत अंतर है। मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस के समय में क्या संविधान की बात नहीं थी? जब समाजवादी पार्टी सत्ता में है तो क्या वो पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दे सकती थी? दे सकती थी, लेकिन जो जिनको मिला, जो पिछली गलतियां हैं, जो पिछली गलतियां इन लोगों की, जो कांग्रेस के दौर में इन लोगों ने जो जिस तरह से मलाई खाया, क्या लगता है बीजेपी ने कम से कम सबको, एक कहावत है ना कि सभी को एक किनारे पर, एक घाट पर पानी पीने के लिए बीजेपी ने मजबूर कर दिया? हाँ, किया, नो डाउट। वो एक सबक है। यदि ये सुधरते हैं तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लग रहा है कि इनके वास्तविक चरित्र और चेहरे में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता फ़िलहाल। ये जो दिखाई देता है ये त्वरित है, क्षणिक है, इसलिए क्योंकि ये सत्ता से बाहर जो हैं तो छटपटाहट जो दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी को ये जो अलग नज़रिए से देखने का जो ट्रेडिशन है इनका, एनडीए और गठबंधन और जो मीडिया और इंटेलेक्चुअल का, आपको बता दूं इसके पीछे का एक मेन रीज़न है कि हमको बीजेपी के हराने के नाम पे बहुजन समाज पार्टी से जो खासकर मुस्लिम वोट है वो ना जुड़ पाए, और यदि वो जुड़ गया तो दलित और मुसलमान मिलके है ना। कांग्रेस को 60 साल देखा लोगों ने, हाँ जी, 10 साल अब बीजेपी को भी देख लिया, हाँ जी। इस बार मान लीजिए इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो लोग उसको भी देख लेंगे, उसके बाद अगला आने वाला समय तो बीएसपी का है, नो डाउट। मुझे लग रहा है कि आने वाला समय, देखिए बहन जी का जो काम है 5 साल का, वो तो लकीर है, किसी को भी उससे आगे लकीर खींचनी ही ना पड़ेगी।
मुझे नहीं लगता कि उसके बहन जी से आगे कोई लकीर खींच सकेगा। यदि ये ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तो नहीं लकीर खींचेंगे तो फिर बीएसपी का तो फिर से बीएसपी कमबैक करेगी। बीएसपी का मतलब है इस देश में जो वैचारिक लड़ाई है उसको बीएसपी लेकर के चलती है। इस देश में सामाजिक विषमता और जो आर्थिक विषमता की खाई है उसको ख़त्म करना चाहती है। समता मूलक समाज और इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुरूप इस देश का समाज बने और ये देश आगे बढ़े बीएसपी के एजेंडे में। तो मुझे लग रहा है कि बीएसपी के एजेंडे के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिकती है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला कल बीएसपी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अलग है, हम उसका जो आंदोलन है, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव, 2 चुनाव में, खास करके यूपी विधानसभा चुनाव में जब 1 सीट आई और इसके अलावा जो लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा 10 सीटें आई लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो लोगों ने कहा, आप याद करिए चुनाव का रिजल्ट जब जब आए 12 के बाद, तब तब लोगों ने कहा कि बीएसपी तो ख़त्म हो गई। और जैसे अगला चुनाव का अनाउंसमेंट होता है, बीएसपी का इम्पोर्टेंस सबको दिखने लगता है, सब गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बीएसपी हमारे साथ गठबंधन करे, बीएसपी हमारे साथ आ जाए, तभी हम बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी का होना ज़रूरी है। एक सवाल है कि क्या लगता है आज के दौर में जब बीजेपी भी गठबंधन में है, कांग्रेस सपा सब गठबंधन में लड़ रहे हैं, बीएसपी गठबंधन में लड़े तो फ़ायदा होगा? ये बहुजन समाज पार्टी की निर्भीकता और निडरता का प्रतीक है, क्योंकि जो डरे हुए लोग हैं वो लगता है कि उन्हें गठबंधन करना चाहिए, अदरवाइज वो जीत नहीं सकते। ये काम बीजेपी भी कर रही। बीजेपी इस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर दल है, गठबंधन, क्योंकि उसको भय है, हारने का भय है। और इसी तरह का इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं। गठबंधन का आप शुरुआत से लेकर अंत तक का देखिए, कितने पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए और बिखरते चले गए। तो अब गठबंधन तो नाम मात्र का हम कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि हम हारेंगे या जीतेंगे। वैचारिक लड़ाई, इस देश के संविधान की लड़ाई, इस देश के मजलूमों और गरीबों की लड़ाई, बहुजन समाज की लड़ाई वो लड़ती रहेगी। और सीटें आने या ना आने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है ये जो इस समय जो बदलाव का माहौल है उसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा और काफ़ी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी की सीटें आएंगी जो पार्लियामेंट में जाकर के जो इसमें लगाम लगाने का काम करेंगे। इस बार लग रहा है कि कोई दलित ही प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे लग रहा है ये इस देश का सौभाग्य होता है यदि कोई दलित प्रधानमंत्री लग तो इसी तरह से रहा। यदि ऐसा होता तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर बीजेपी हारती है तो प्रधानमंत्री तो कोई दलित ही होगा, चाहे वो इस देश के लिए, चाहे जैसा भी हो, इस देश के लिए यदि वो कोई दलित प्रधानमंत्री होता है तो मुझे लग रहा है बहन इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, कोई भी दलित प्रधानमंत्री उनके नाम पर समझौता हो सकता है। तो उनके नाम पर तो समझौता, चाहे वो सीटें जो भी हो, लेकिन बहन जी के प्रति लोग में है एक कंसेंसस तो है कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है उसको मौका मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है इस देश का बहुत बड़ा कल्याण, डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी, संविधान तभी बच पाएगा और इस देश की जनता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और संविधान को दीर्घजीवी बनाने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। ऐसा सही बात है। अगर चाहे कोई भी गठबंधन हो, अगर बीजेपी अगर जीतती है तो नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पे कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। और अगर ये लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो उससे ये होगा कि संविधान मजबूत होगा और पिछले 100 साल तक शायद ही फिर बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाए। बिल्कुल सही। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या मायावती जी वो तुरुप का पत्ता हैं जो बीजेपी को हमेशा के लिए खेल से बाहर कर सकता है? आपकी राय बहुत जरूरी है। बेशक। तो मेरे साथ थे प्रोफेसर अहिरबार, बीएचयू के हेड ऑफ प्रोफेसर हैं आर्ट फैकल्टी में और राजनीतिक टिप्पणी के लिए बहुत ही दुरुस्त तरीके से टिप्पणी करते हैं। एक बात तो हम लोग को बातचीत में जो निकली है कि अगर बीजेपी को परमानेंट हटाना है और अगर सत्ता को और मजबूत करना है, लोकतंत्र और संविधान को, तो मायावती से बेहतर प्रधानमंत्री का विकल्प अभी इस देश के पास नहीं है, जिन्होंने यूपी में 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को मजबूत संवैधानिक मुख्यमंत्री के तौर पे साबित किया है, जिसकी संभावना बन रही है कि पूरा विपक्ष चाहेगा कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए, इसके लिए मायावती प्रधानमंत्री बने। आपकी क्या राय है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।